Hi, dear friends. I'm Dr. Mukesh Parikh, and I welcome you all to my institute, English Cosmos. T.S. Eliot, the modernist writer, has written his first poem, The Love Song of J. Alfred Prufrock. How to explain it? इसको कैसे explain करें, इसको कैसे समझें, उसको समझने का एक तरीका है. मॉडर्निज्म, सबसे पहले हमें एक बात पता होनी चाहिए कि जो पोएम है ये मॉडर्निस्टिक स्टाइल में लिखी गई है. मॉडर्निस्टिक स्टाइल का मतलब होता है 20th सेंचुरी में कि फ्री वर्स में, मतलब कि उसमें कोई पर्टिकुलर मीटर यूज नहीं किया जाता है. और राइटर ने उस एज का जो एक इल्यूजन लोगों में और थोड़ा सा मटीरियलिज्म का मतलब क्या होता है, जिसको अपन हीडोनिज्म बोलते हैं. हीडोनिज्म का मतलब होता है खाओ पियो और ऐश करो. ठीक है. तो 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग में जिस तरह के हालात टी.एस. एलियट ने देखे कि लड़के लड़कियां बहुत ज्यादा एक दूसरे से मिलने लगे हैं और कमिटमेंट कम हो गया है, और लोग कैपिटलिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो शादी को डिले कर रहे हैं. ठीक है. तो ऐसे एक लड़के की एक कहानी एक कविता के तौर पे दिखाई है. तो दिस इज नॉट अ पोएम, एक्चुअली दिस इज यू कैन से अ काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्री थ्रू अ लवर, जो लवर है ही नहीं और उसके अंदर बिल्कुल हिम्मत नहीं है. तो राइटर ने कितने सारे अल्यूजन्स लिए हैं पोएम के अंदर, वो हमें सीखने पड़ेंगे. अल्यूजन्स का मतलब होता है इनडायरेक्ट रेफरेंसेस, क्योंकि टी.एस. एलियट नोबेल प्राइज विनर राइटर है, और नोबेल प्राइज विनर राइटर होने की वजह से मतलब या तो हम ऐसे कहें कि उनको नोबेल प्राइज इसलिए मिला क्योंकि उन्होंने बहुत लिटरेचर की सेवा बहुत की और बहुत अलग तरीके का लिटरेचर लिखा. तो इस पोएम की शुरुआत करते हैं सबसे पहले तो कि उन्होंने एक बड़ा एरिस्टोक्रेटिक नाम दिया है एक ऑर्डिनरी लड़के को. तो यहां पर सबसे पहले हमें आयरनी को नोट करना है. आयरनी का मतलब क्या होता है? विडंबना, यानी कि एकदम से एक ऑपोजिट चीज जो हमें देखने को नजर आएगी कि लड़का तो एक साधारण सा लड़का है, लेकिन नाम उसका, जैसे मान लीजिए हम कहें कि ठाकुर वीरेंद्र प्रताप सिंह, और इस तरह का नाम होने के बावजूद भी जो वो व्यक्ति है वो बहुत ही गलत तरीके के काम कर रहा है या बहुत ही लो लेवल की लाइफ जी रहा है. तो एक कंट्रास्ट हमें देखने को मिलता है ना. एक हो सकता है उसका नाम साधारण सा कोई नाम हो, पप्पू, चंदू, कालू, है ना. तो और उसका लव सॉन्ग, और देखने में जब आप देखोगे कि इस पोएम को जब हम पढ़ेंगे तो ये लव सॉन्ग नजर नहीं आएगा आपको. तो ये भी एक आयरनी है कि ये लव सॉन्ग है कि नहीं है. लव सॉन्ग तो इमोशंस से भरा हुआ होता है, लेकिन ये पूरी पोएम में आपको ये लड़का देखने को मिलेगा जो बड़ा कश्मकश में है कि मैं अपनी बात अपनी प्रेमिकाओं से कैसे कहूं, और उसने न जाने कितनी लड़कियों के साथ अफेयर किया है और वो किसी से भी हिम्मत जुटा करके ये नहीं कह पाया कि आई लव यू. ठीक है. तो ये आयरनी समझ में आ गई पहले तो. उसके बाद है कि पोएम की जो स्टार्टिंग हुई है वो इस एपिग्राफ से हुई है. एपिग्राफ का मतलब क्या होता है? कहीं से राइटर ने एक बहुत, जैसे आपको मालूम होना चाहिए कि डिवाइन कॉमेडी से राइटर ने ये लैटिन फ्रेज पूरा का पूरा उठा लिया है. एक लाइन्स है. अब इसको लैटिन में तो पढ़ूंगा नहीं, मैं इसकी इंग्लिश समझा देता हूं, और इसको समझना यहां से हमारी आज की क्लास स्टार्ट होती है कि इफ आई बट थॉट दैट माई रिस्पॉन्स वर मेड टू वन परहैप्स रिटर्निंग टू द वर्ल्ड. एक आदमी है जो हेल के 8th सर्कल में फंसा हुआ है. अभी आपको बताऊंगा उसका नाम. और वो हमको उससे जब हमारा जो राइटर है, इस पोएम का राइटर, यानी कि हम बात कर रहे हैं डिवाइन कॉमेडी की. ध्यान से सुनिए पहले तो. डिवाइन कॉमेडी दांते की लिखी हुई. दांते इटली के बहुत बड़े राइटर हुए हैं, क्लासिकल राइटर हुए हैं. ठीक है. उनकी पोएम के अंदर एक कैरेक्टर है जो झूठ बोलने की वजह से या अनड्यू बेनिफिट लेने की वजह से हेल के एक सर्कल में फंसा हुआ है. अब वो ये अपनी बात कह रहा है कि इफ आई बट थॉट दैट माई रिस्पॉन्स वर मेड टू वन परहैप्स रिटर्निंग टू द वर्ल्ड. अगर मैं इस संसार से निकल करके वापस असली संसार में गया और मैंने अपना रिस्पॉन्स दिया किसी को, दिस टंग ऑफ फ्लेम वुड सीज टू फ्लिकर. तो शायद अब क्योंकि वहां पे हेल है, वो हेल के अंदर, तो हेल के अंदर हमेशा आग लगती रहती है. ऐसा कहते हैं कि वहां जलन होती है. तो ये आप समझ रहे हो, फ्लिकर का मतलब है वो जो आग है वो किस तरह से बार बार उसकी जो लपटें उठ रही है उसको फ्लिकर बोलते हैं. बोला कि ये अगर मैंने कन्फेशन कर लिया, है ना, मैंने कन्फेशन कर लिया
जो मैं धरती पर नहीं कर पाया तो शायद ये हेल की आग मुझे जलाना बंद कर देगी। बट सिंस का मतलब है यहां पे क्योंकि अप फ्रॉम दीज डेप्थ्स, लेकिन क्या करूं, एक बार जो इस हेल में चला जाता है ना, वहां से उन गहराइयों के अंदर, नो वन हैज येट रिटर्न्ड अलाइव, वापस तो कोई आया नहीं। इफ व्हाट आई हियर इज ट्रू, और जो मैंने अब तक सुना है कि भाई ये सच है कि जो ये आदमी हेल में गया वो दोबारा आया नहीं, आई आंसर विदाउट फियर ऑफ बीइंग शेम्ड, तो मैं आंसर देता बिना शेम के, लेकिन अब करूं क्या, अब तो मुझे शर्म आ रही है। अगर मैं लौट पाता इतनी तकलीफ झेल करके तो शायद मैं दुनिया को बता पाता कि सच क्या है और लोगों को गलत काम नहीं करने चाहिए। यहां से उन्होंने स्टार्ट किया है, ठीक है। अब ये भी एक आयरनी है, यानी कि एक आदमी को हेल में दिखाया, तो इसकी स्टार्टिंग देखिए, जो एपिग्राफ्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एपिग्राफ्स आपको पोएम की एक आधी टोन के बारे में बता देते हैं, आधी थीम के बारे में बता देते हैं। मैं तो कहूंगा कि वो काफी हद तक आपको थीम समझा देते हैं। इसका मतलब है कि हमारा जो कैरेक्टर है, प्रोटैगनिस्ट है पोएम का, वो हेल में है और वो तड़प रहा है अंदर ही अंदर कि काश मैं यहां से बाहर निकलूं, काश मैं यहां से बाहर निकलूं, काश मैं ऑनेस्ट रह पाता किसी के साथ। इसका मतलब है कि जो लड़का हमारा प्रोटैगनिस्ट है वो किसी के भी साथ सच्चा नहीं रहा है, ठीक है। अब आ जाओ कि मैंने इसके बारे में क्या क्या आपके लिए नोट्स बनाए हैं कि ये एपिग्राफ जो इस पोएम का है, इसका सोर्स एंड स्पीकर कौन है। सबसे पहले तो एपिग्राफ लिया गया है दांते अलिग्रे की डिवाइन कॉमेडी से। डिवाइन कॉमेडी वर्ल्ड का बिल्कुल हाई क्लास का लिटरेचर है बच्चों, और उसके अंदर इन्फर्नो का मतलब हेल होता है। जहां तक मेरा ख्याल है आपको इन्फर्नो नजर आ रहा होगा। आप लोग है ना जो पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, सभी का स्वागत है। और इस वीडियो को लाइक का बटन जरूर दबाएं और शेयर करें, और अगर कोई चीज समझ में नहीं आई तो उसको कमेंट में हल्का सा लिख दें, ठीक है। मैं आपको उसका एक्सप्लेनेशन दे दूंगा अलग से, ठीक है। उसमें जो पोएम है दैट हैज बीन डिवाइडेड इनटू कैंटोज, उसको कैंटोज में डिवाइड किया गया है। तो उसके अंदर, इस कैंटो के अंदर, इन्फर्नो के अंदर ये वाली लाइन आती है और यहां से राइटर ने उठाई है। तो हमारा पहला क्वेश्चन बन गया एग्जाम का, स्पोकन बाय गाइडो डा मॉन्टेफेल्ट्रो। ये आपको नाम याद रखना है। एक मिलिट्री लीडर था जो बाद में फ्रांसिस्कन फ्रायर बन गया। फ्रांसिस्कन क्रिश्चियनिटी का एक खास किस्म का रिलीजन का एक सेक्ट होता है, एक ब्रांच होती है। फ्रायर का मतलब होता है पादरी, ठीक है। इंग्लिश में एक्चुअल में एक वर्ड है पैड्रे, तो पैड्रे से पादरी बोलते हैं हम लोग, यानी कि वो एक प्रीस्ट बन गया था, ठीक है। मिलिट्री का आदमी प्रीस्ट बन गया। हु इज पनिश्ड इन द 8th सर्कल ऑफ हेल। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया आपका, यानी कि तीसरा, कि ये हेल के 8th सर्कल में है अमंग द फ्रॉडुलेंट काउंसलर। और उसमें फ्रॉडुलेंट का मतलब क्या होता है, लायर्स या धोखेबाज। आप लिख लीजिए बाकायदा, धोखेबाज। जो धोखेबाज लोग होते हैं, है ना, अनस्क्रूपुलस होते हैं, उन काउंसलर्स को हेल के इस हिस्से में भेज दिया जाता है, ठीक है। अच्छा, कौन बोल रहा है, हु इज स्पीकिंग टू हुम, हमें पता होना चाहिए। तो अभी मैंने बताया कि गाइडो जो है वो दांते से बात कर रहा है। दांते जो है वो इस पोएम का लेखक है। कौन सी पोएम का, डिवाइन कॉमेडी का, ठीक है। बिलीविंग हिम टू बी अनदर डैम्ड सोल। अच्छा, वो ये मानता है कि ये भी एक, डैम्ड का मतलब होता है जो हेल में नर्क में सड़ रही है कोई आत्मा, उसको डैम्ड बोलते हैं। लगता है कि ये भी, दांते भी एक आदमी, एक सोल है। और मैं इसको अपनी मन की बात कहता हूं, थिंकिंग दैट नो वन कैन एवर रिटर्न फ्रॉम हेल टू द लिविंग वर्ल्ड। और वो ये मान के चल रहा है कि इस हेल से वापस कोई समाज लिविंग वर्ल्ड में नहीं जाता है। तो ही कन्फेसेस हिज सिंस, वो उसके सामने बिना डिसग्रेस के, बिना फियर के अपने, डिसग्रेस का मतलब होता है बहुत ज्यादा अपने आप को बहुत बुरा समझना, अपने आप को इंसल्टेड फील करना। डिसग्रेस का मतलब होता है वो क्या करता है, समझाने की कोशिश करता है कि मैंने क्या क्या पाप किए हैं, मैं किस वजह से हेल में आया, ठीक है। तो अब आ जाते हैं आगे। अब आइए अगले पे। अब ये सीन देख लीजिए आप एक बार, एपिग्राफ का, द लव सॉन्ग ऑफ जेल्फर्ड प्रूफ्रॉक के अंदर दांते मीट्स गाइडो डा मॉन्टेफेल्ट्रो। मैं बार बार नाम बोलूंगा, आपको याद रहेगा, ठीक है। इन्फर्नो का 8th सर्कल दिखाया, चारों तरफ आग ही आग है, ठीक है। ये हमारा दांते है, ध्यान से देख लीजिए, और ये हमारा गाइडो डी मॉन्टेफेल्ट्रो है। और ये इसको समझा रहा है कि हु आर यू दैट सीम्स सो वियरी एंड सो संक इन सॉरो। वो पूछ रहा है कौन हो तुम, तो कहता है आई वाज वंस अ मैन ऑफ द वर्ल्ड, आई गेव काउंसिल फॉर अ नेफेरियस डीड। नेफेरियस का मतलब बुरा, डीड मैंने काम। एंड फॉर दिस आई एम संक इन दिस पिट ऑफ फ्लेमिंग हेल। इस आग वाले गहरे खड्डे में मैं हेल के अंदर आ गया। तो ये मैंने सीन इसलिए दिखाया था कि आपको याद रहे, और 8th सर्कल का क्वेश्चन आएगा आपको, ठीक है, आपको याद रखना है।
अब आता है, आगे की बारी आती है कि गाइडो क्यों कंडेम हुआ, ये हमें जानना है। तो गाइडो कंडेम्ड क्यों हुआ? क्योंकि उसने फ्रॉडुलेंट यानी कि झूठी काउंसलिंग की थी, है ना। किसको की थी? एक्चुअली एक पोप था बॉनिफेस नाम का, 8th परसुएडेड हिम, उसने उसको उकसाया टू गिव डिसीटफुल पॉलिटिकल एडवाइस बाय प्रॉमिसिंग एब्सोल्यूशन, कि तू क्या कर, मुझे धोखेबाजी, मतलब तू मुझे, उसने उसको कहा कि मुझे कुछ पॉलिटिकल एडवाइस दे दे और बदले में मैं तुझे क्या दे दूंगा? मुक्ति। एब्सोल्यूशन का मतलब क्या होता है? मुक्ति। तो मुक्ति के लिए, अब देखो ना, मुक्ति के लिए हमारे यहां पर भी भाई मुक्ति मिल जाएगी, तो हम कई कई गलत काम करते हैं। एक फिल्म मैंने देखी थी जिसमें साहब सूर्य ग्रहण के दिन एक बच्चे की बलि दे दो तो आपको ये चक्र खुल जाएंगे आपके, मेरे ख्याल से उसमें अक्षय कुमार है, ऐसे करके कोई फिल्म है, आप नाम कमेंट सेक्शन में लिखना। फिर वो एक गलत काम करके और हेवन में जाना चाहते हैं, तो दांते कंडेम्स दिस मिसयूज ऑफ इंटेलिजेंस। अब क्योंकि ये काउंसलर था, है ना, ये बड़ा प्रीस्ट बन गया था, लेकिन इसने अपने फायदे के लिए गलत काम किया, तो अपने इंटेलिजेंस का गलत मिसयूज किया, है ना, तो उस चीज के लिए दांते उसको कंडेम करता है, यानी कि कोसता है। ये पूरी चीज हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। और वो जो मॉरल करप्शन इसके अंदर है, तो मॉरल करप्शन पे पूरी पोएम टिकी हुई है। स्पिरिचुअल क्राइसिस और मॉरल करप्शन पे पूरी पोएम बेस्ड है, ये क्वेश्चन आपको आएगा, तो इसीलिए एपिग्राफ का बड़ा महत्व है। मैं थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं आपको। व्हाई डिड एलियट चूज दिस एपिग्राफ? तो गाइडो प्रूफ्रॉक, अब हमारा जो हीरो है, हमारा जो प्रोटैगनिस्ट, बोलूंगा हीरो तो मैं नहीं बोल सकता, हीरो और प्रोटैगनिस्ट में डिफरेंस होता है। हीरो का मतलब है कि वो हीरोइक काम करेगा, लेकिन हमारा और प्रोटैगनिस्ट का मतलब होता है केवल नायक, यानी कि चाहे वो कैसा भी हो। तो हम देख रहे हैं कि जो प्रूफ्रॉक हमारी कविता में है, मेक्स अ प्राइवेट कन्फेशन। अब वो अपने मन ही मन में कन्फेशन कर रहा है, वो इसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो सामने बोल सके। रिवीलिंग मतलब प्रकट करना, हिज फियर्स, गिल्ट, इंडिसीजन। एक कॉमन मैन, देखिए आज की जनरेशन में ये नहीं है, थैंक गॉड, लेकिन एक खास एज रही है जिसके अंदर एक लड़का जो है वो तरह तरह के संबंध बना रहा है लड़कियों के साथ में। उसको डर भी है कि किसी को पता चल जाएगा, उसको मन में थोड़ा गिल्ट भी है क्योंकि वो क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करता है, और थोड़ा सा उसको ऐसा लग रहा है कि यार इस लड़की को बोल दूंगा, लेकिन हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहा है। इस लड़की को बोल दूंगा आई लव यू, लेकिन वो बोल ही नहीं पाता, बस उनके साथ घूमता रहता है, उनके साथ कॉफी पीता रहता है, उनके साथ आइसक्रीम खाता रहता है, उनके साथ जाता रहता है, ठीक है। एंड इमोशनल पैरालिसिस भी इस कविता की थीम है। इमोशनल पैरालिसिस का क्या मतलब होगा? कि वो इमोशनली अपनी बात को कह ही नहीं पा रहा है, बिकॉज ही फील्स सेफ फ्रॉम पब्लिक जजमेंट। कई बार होता है ना कि हम लोग, भाई जैसे एक लड़का है और वो एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी से बिलोंग करता है, लेकिन उसके मन में जो फीलिंग्स है वो किसी के सामने कहने से डरता है कि लोग मुझे जज कर लेंगे, है कि नहीं। तो बिल्कुल ऐसे ही है कि वो पब्लिक जजमेंट से डरता है। तो ये एक अनहीरोइक कॉन्सेप्ट राइटर ने दिखाया है, अनहीरोइक, ठीक है। मतलब राइटर ने ये समझाने की कोशिश की, टीएस एलियट ने, कि बड़े काम तो करना बहुत दूर की बात है, तुम तो एक छोटा सा काम भी नहीं कर सकते, किसी से प्यार करते हो तो तुम उसको एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो द एपिग्राफ एस्टैब्लिशेस द पोएम एज अ ड्रामेटिक मोनोलॉग। अच्छा, हमें याद रखना है कि कविता एक ड्रामेटिक मोनोलॉग के फॉर्म में है, और कन्फेशन है इसके अंदर। कन्फेशन क्रिश्चियनिटी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड इंट्रोड्यूसेस एलियट्स, क्या करता है एलियट का? मॉडर्निस्ट थीम। ये मॉडर्निस्ट थीम इसी टॉप सारे 20th सेंचुरी के बिगिनिंग के 1900, आप मान के चलो 1 से लेकर के और 1925 तक का जो पीरियड है उसको हम लोग अर्ली मॉडर्निज्म मानते हैं। उसमें इस तरह की कविताएं ज्यादा लिखी गई, जिसमें वो आइसोलेशन, अकेलापन, क्योंकि मॉडर्निटी अकेलापन लेकर के आती है। जब आप लोग इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद में जब बहुत पैसा आ जाता है तो लोग अपने घरों से दूर नौकरी करने के लिए रहते हैं, ठीक है। जैसे द वेस्टलैंड कविता है टीएस एलियट की, उसमें उन्होंने एक सीन दिखाया कि एक लड़की क्लर्क बन गई है, शहर में रहती है, लेकिन वो अकेलेपन का शिकार है, ठीक है। तो अकेलेपन में आप आइसोलेटेड हो जाते हो और गलत काम करते हो और आपको ऐसा लगता है कि मेरे को कोई नहीं देख रहा। स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस हो गया। टीएस एलियट इज नोन फॉर स्पिरिचुअल क्राइसिस, शोइंग स्पिरिचुअल क्राइसिस, स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस के जो इंसान है वो जो अपने सेक्स को लेकर के अगर वो बहुत ज्यादा प्रोमिस्कस होता है, देखिए एक वर्ड यहां पर यूज कर रहा हूं, प्रोमिस्कस का मतलब है कि बहुत सारे लोगों से संबंध बनाना। तो इसका मतलब है राइटर का ऐसा मानना है कि ये आदमी या इस तरह के जो लोग होते हैं वो स्पिरिचुअली बिल्कुल एम्प्टी होते हैं, फ्रेगमेंटेशन होता है उनके जीवन में, बिखराव होता है, वो एक जगह कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। एंड द मॉडर्न इंडिविजुअल्स साइकोलॉजिकल क्राइसिस, और आज उस जमाने में जो मॉडर्न इंडिविजुअल था उसका साइकोलॉजिकल क्राइसिस है कि वो कोई बात कह ही नहीं पा रहा है, क्योंकि वो बटा हुआ है, उसका जो दिमाग है वो कई जगह बटा हुआ है।
लिंकिंग द लिटरेरी पास्ट विद द मॉडर्न प्रेजेंट। अच्छा, इस कविता में क्या करेगा राइटर, हमें बार बार लिटरेरी पास्ट में लेके जाएगा, एक एक लाइन के लिए, एक एक फ्रेज के लिए। वो अब जैसे कविता की शुरुआत ही कहां से की है, दांते की डिवाइन कॉमेडी से, जो कि 2000 साल पहले लिखी गई थी। जब ये कविता लिखी गई उससे भी पहले, 2000 ज्यादा बोल गया, 1300 साल पहले। ठीक है, तो यहां तक भी आपको समझ में आया। एक नोट मैंने और लिखा है कि टी.एस. एलियट द लव सॉन्ग ऑफ जेलफर्ड प्रूफ्रॉक, इसमें इसका पब्लिकेशन वगैरह के बारे में थोड़ी बातचीत कर लेते हैं हम लोग। देखिए 1910 और 11 के अंदर ये लिखी गई थी। 1915 में इस मैगजीन में छपी थी। एक नया क्वेश्चन आ गया आपका, पोएट्री अ मैगजीन ऑफ वर्स, इसका आपको नाम याद रखना है। ठीक है, और ये इसका फर्स्ट मेजर पब्लिकेशन माना गया है राइटर का, लैंडमार्क ऑफ मॉडर्निज्म। इस पोएम के बारे में एक लाइन और आपको पूछ सकते हैं कि दिस पोएम इज कंसिडर्ड टू बी द वर्कशॉप ऑफ, उनकी जो मोस्ट फेमस पोएम हुई है जिसको हम बोलते हैं द वेस्टलैंड, ये पोएम उस पोएम की वर्कशॉप मानी गई है। ठीक है, वर्कशॉप का मतलब समझते हो ना, जहां पे इसने अपने आप को ट्रेन किया। ठीक है, अच्छा, पोएम पूरी भरी पड़ी है सिंबॉलिज्म से। सिंबॉलिज्म क्या होता है, किसी भी चीज में हम जब कोई लिंक करके किसी चीज को समझाते हैं, सजेस्ट करते हैं, डायरेक्ट नहीं बोलते हैं, उसको सिंबॉलिज्म बोलते हैं। ठीक है, उसका ओरिजिनल टाइटल क्या था, ये भी चौथा या पांचवा क्वेश्चन रेडी हो रहा है आपका, प्रूफ्रॉक अमंग द वुमेन। ठीक है, बाद में उन्होंने द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक रख दिया, मेकिंग द टाइटल मोर आयरॉनिक एंड यूनिवर्सल, जिसे याद रहे। आयरॉनिक में समझा ही चुका हूं आपको। अब इसको लव सॉन्ग क्यों कहा है, क्योंकि मैंने कहा ये आयरॉनिकल है, क्योंकि द टाइटल मे हैव बीन इंस्पायर्ड बाय रुडयार्ड। अब ये छठा या सातवां क्वेश्चन देखिए, ये इंस्पायर्ड था रुडयार्ड किपलिंग की एक पोएम द लव सॉन्ग ऑफ हरदयाल। रुडयार्ड किपलिंग जिन्होंने जंगल बुक लिखी है, इंडिया में रहते थे वो, आपको याद है, थे ब्रिटिश, उनको 1907 में नोबेल प्राइज मिला था, याद होना चाहिए आप लोगों को। उनकी पोएम से ये इंस्पायर्ड है। टी.एस. एलियट ने उन पे एक बहुत अच्छा आर्टिकल भी लिखा है, किस पे, रुडयार्ड किपलिंग पे। इट इज नॉट अ ट्रेडिशनल लव सॉन्ग, इंस्टेड इट इज एन आयरॉनिक टाइटल। Rather than expressing love to a woman, Prufrock speaks mainly to himself. अब इसीलिए ये पोएम आयरॉनिक है कि लव सॉन्ग तो लग रहा है लेकिन ये है नहीं लव सॉन्ग। ठीक है, और ये इंटीरियर मोनोलॉग है। इंटीरियर मोनोलॉग पे 2 मिनट बात करते हैं। इंटीरियर मोनोलॉग का मतलब होता है अपने मन ही मन में बातचीत करना। मोनोलॉग का मतलब अकेला आदमी का बात करना, और इंटीरियर का मतलब होता है अपने मन में। तो साइकोलॉजी की स्टडीज, सिगमंड फ्राइड की स्टडीज आ चुकी थी। 1901 में इंटरप्रिटेशंस ऑफ ड्रीम नाम की किताब सिगमंड फ्राइड की छप गई थी। तो तब से ही साइकोलॉजी के जो थीम्स हैं वो काफी ज्यादा लिटरेचर के राइटर्स ने अपनाना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, तो अब देखिए ये लव सॉन्ग है कि नहीं है, तो ये उल्टा, ये तो लव सॉन्ग की जगह सॉन्ग ऑफ फियर है, हेजिटेशन है, सॉन्ग ऑफ इमोशनल पैरालिसिस है, जैसे कि मैंने आपको बताया। फिर प्रूफ्रॉक कौन है साहब, एक क्वेश्चन और बनता है कि प्रूफ्रॉक रिप्रेजेंट्स द ऑर्डिनरी मॉडर्न मैन। ठीक है, एजुकेटेड है, सेंसिटिव है, लोनली है एंड इनडिसाइसिव है। अब इनडिसाइसिव देखिए, अब जैसे आज का लड़का या हम लड़की ले लें, ये एग्जाम दूं, वो फॉर्म भरूं, ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑप्शंस बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, इस फॉर्मल एरिस्टोक्रेटिक साउंडिंग नेम, अब ये मैंने अभी अभी आपको बताया ना, जैसे मैंने आपको एक राजपूती नाम या ठाकुरों का नाम लिया था, वो समझाने के लिए कि भाई एरिस्टोक्रेटिक यानी कि राजाओं का नाम जैसा नाम, लंबा चौड़ा नाम रखा है, कंट्रास्ट विद हिज वीक पर्सनैलिटी, ये आपको याद रखना है। वैसे आपको ऑप्शंस में कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। The name itself is ironic, नाम भी आयरॉनिक हो गया। It sounds dignified, क्योंकि नाम तो बड़ा डिग्निफाइड, बड़ा गरिमापूर्ण लग रहा है ना, ऐसे लगता है कि वाह वाह वाह, गरिमापूर्ण की क्या नाम है ना, एंड रेस्पेक्टेबल लग रहा है। बट जो आदमी है, जो हमारा हीरो है, जिसको हम प्रोटैगनिस्ट कह रहे हैं, उसमें तो ना तो कोई कॉन्फिडेंस है, ना ही कोई हीरोइक क्वालिटी है। इस पोएम की सेंट्रल थीम क्या है, जैसे कि अब तक हम काफी बारी बात कर चुके, एलियनेशन, अकेलापन, लोगों से अजुड़ाव, है ना, इनडिसीजन, डिसीजन नहीं ले पा रहा है, हमेशा एक्शन, फियर का मतलब एक्शन लेने से पहले डर रहा है कि मैं उसको कहूं कि नहीं कहूं आई लव यू, रिजेक्शन का डर लग रहा है उसको, सोशल जजमेंट का डर लग रहा है ना। वो धीरे धीरे बूढ़ा, क्योंकि वो 40 का हो गया है और अब तक वो ये कह नहीं पाया है, और ये पोएम तब लिखी गई है जब उसको लग रहा है कि एहसास हो गया है उसको कि वो थोड़ा सा बूढ़ा हो गया है, उसके बाल भी हल्के से उड़ गए। पोएम में रेफरेंस 2 बार आया है। ठीक है, और टाइम काफी बीत गया है, फेलियर ऑफ कम्युनिकेशन है, पूरी पोएम में फेलियर ऑफ कम्युनिकेशन है। इसका एक और क्वेश्चन बन रहा है आपका। और फिर मेजर एल्यूजन्स के बारे में बात करते हैं। एल्यूजन मैंने समझाया आपको क्या होता है। एल्यूजन्स बताइए, इनडायरेक्ट रेफरेंसेस, इनडायरेक्ट रेफरेंसेस। ठीक है, तो इस तरह से आप इस पोएम को
आगे चलते हैं, समझ सकते हैं क्या क्या है साहब इसमें। एपिग्राफ का इन्फर्नो लिया है सबसे पहले, है कि नहीं बताओ। एपिग्राफ में इन्फर्नो दिखाया है ना दांते की डिवाइन कॉमेडी से। माइकल एंजेलो दिखाया है क्योंकि वो जो पेंटिंग मैंने आपको दिखाई थी। जॉन द बैप्टिस्ट का रेफरेंस आएगा जिसने क्राइस्ट का सबसे पहले बैप्टिज्म किया था, यानी कि उनको क्रिश्चियनिटी में लिया था। हैमलेट का रेफरेंस आएगा, ठीक है। बाइबल की बुक जॉन के चैप्टर में से लेजरस का रेफरेंस आएगा जिसको क्राइस्ट ने जिंदा कर दिया था, मुर्दों के संसार से वापस वो जिंदा ले आए थे। टू हिज कॉय मिस्ट्रेस एंड्रयू मार्वल जो एक बहुत बड़े मेटाफिजिकल पोएट हुए हैं, उनका रेफरेंस आया है उनकी टू हिज कॉय मिस्ट्रेस, टू हिज कॉय, ये तो मैंने लिखा हुआ है सॉरी, इनका नाम लिख देता हूं, एंड्रयू मार्वल, आप नाम लिख लीजिए। इनकी पोएम है बहुत खतरनाक, किसी को ये पोएम भी पढ़नी हो, हालांकि जिनका भी सेकंड ग्रेड का एग्जाम है उनके पास उतना टाइम नहीं है, लेकिन आप चाहो तो मेरे यूट्यूब चैनल पे वो पोएम मैंने एक्सप्लेन कर रखी है। बाइबल के कई रेफरेंसेस आते हैं, मरमेड्स के रेफरेंसेस आते हैं, जल परियों के, ठीक है। फिर इस पोएम को कैसे पढ़े, इसको ड्रामेटिक मोनोलॉग की तरह ही पढ़ना है आपको। एक आदमी जो अपने मन में बात करे। ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है, ध्यान से सुनिए। देखिए, ड्रामेटिक का मतलब होता है जैसे मैं अकेला बात कर रहा हूं लेकिन मैं किसी और से भी बात कर रहा हूं, लेकिन वो प्रेजेंट नहीं है कविता के अंदर, है ना। जैसे मैं किसी से बात कर रहा हूं कि अच्छा, जब मैं फोन पे बात कर रहा हूं और तुम समझना कि तुम्हें सारी बात समझ में आएगी। अच्छा अच्छा, वो आ गए, अच्छा 3 जने आ रहे हैं क्या, अच्छा ठीक है, अच्छा खाना नहीं बनाना है, ओके ओके ठीक है, अच्छा ऐसा कह रहे थे मेरे बारे में। अब बताइए कि वो जो मैं बोलता जाऊंगा आपको पता चलता जाएगा कि वो उधर वाला बंदा क्या बोल रहा था। और इस तरह की कविताओं में ड्रामेटिकली स्टार्ट होती है। ड्रामा मतलब, देखिए आपको एक बात बताता हूं कि टीएस एलियट जो थे ना, उनकी रिसर्च जो थी, पीएचडी थीसिस पता किस पे थी, जेकोबियन थिएटर पे या जेकोबियन ड्रामा पे। जेकोबियन एज आप सबको पता ही होगा अच्छी तरह से, एलिजाबेथन एज के बाद आई थी ना, तो 1603 से लेके और 1625 तक जो ड्रामा लिखे गए हैं, उस जेकोबियन जो थिएटर था या जो ड्रामा था, उस पे उनकी पूरी रिसर्च है, समझे। तो उससे भी इनके अंदर जो ड्रामेटिक एलिमेंट है वो काफी ज्यादा पोएम में रखा गया है, ठीक है। प्रूफ रॉक स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को यूज करता है। अब स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या होता है कि स्ट्रीम का मतलब नदी और कॉन्शियसनेस का मतलब चेतना। अब आपको मालूम है कि उस जमाने में आपको मालूम होना चाहिए कि एक और खोज हुई थी जिसको अपन ड्यूरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ड्यूरी। ड्यूरी का से वर्ड बनता है ड्यूरेशन। इसकी खोज हो गई थी कि जो समय है वो साइकोलॉजिकल होता है, ना कि घड़ी का टाइम। मतलब वो फिजिकल कम है और साइकोलॉजिकल ज्यादा है। तो हमारे मन में 2 बातें चलती रहती हैं। आपने कई बार नोटिस किया होगा कि हम किसी से बात कर रहे हैं और साथ में हम जैसे हम किसी से बात कर रहे हैं, आइए आइए बहुत अच्छे लग रहे हैं आप, है ना, और मन में सोच रहे हैं तो 2 कौड़ी का लग रहा है मन में। तो वो जो अंदर बात चल रही है, जैसे ये हमारी पोएम में हमारा जो प्रोटैगनिस्ट है वो कहेगा और तुम्हारे लिए चाय ले आऊं, और मन ये कह रहा है, मन में सोच रहा है कि इसको अभी आई लव यू बोलूं कि नहीं बोलूं, ये तो बुरा तो नहीं मान जाएगी, है ना। तो इसका मतलब है कि जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है, इसकी जो अंदर की चेतना है, उसकी नदी कभी आगे कभी पीछे, स्ट्रीम मतलब नदी, उसको दिखाया है। फोकस ऑन इज साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट, जो मैंने अभी भी समझाया आपको। साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, देखिए आपको अजीब लगेगा कि आप कहोगे कि ऐसे कैसे हो सकता है। बिल्कुल, आप कभी भी देखिएगा जो लड़का या लड़की अपने भावों को ढंग से सामने नहीं रख सकता, किसी को इमोशनल क्राइसिस में रहता है, आप मान के चलिएगा वो कोई डिसाइसिव मोमेंट लाइफ में कभी नहीं जी पाएगा। वो ना तो कभी जॉब ढंग से चुन पाएगा, ना वो कभी अपने रिश्तेदारों के अंदर कोई 2 टूक बात कह पाएगा, है ना। तो ये जो इनडिसाइसिवनेस हमारे अंदर पनपती है, फिर वो हमें गुस्से के रूप में या और न जाने किस किस चीज के रूप में साइकोलॉजिकली सामने आती है, वो राइटर ने दिखाया है। पे अटेंशन टू द सिंबल्स एंड अलूजन्स। तो मैं पूरी पोएम में सिंबल्स और अलूजन्स के बारे में बताता रहूंगा। मैंने अभी भी सिंबोलिज्म की बात की थी आपसे थोड़ी देर पहले, ठीक है। आ जाते हैं आगे। पोएम थोड़ी लंबी है, ध्यान से देखिए। अब एक कविता की स्टार्टिंग हो गई है। लेट अस गो देन यू एंड आई, ओके, दिस इज द स्टार्टिंग लाइन। वो लड़का कह रहा है कि चलो मैं और तुम चलते हैं। व्हेन द इवनिंग इज स्प्रेड आउट अगेंस्ट द स्काई। अब इवनिंग का पर्सोनिफिकेशन किया है जो लेटी हुई है अगेंस्ट द स्काई, है ना। एक सीन है, आप समझने की कोशिश करो। लाइक अ पेशेंट इथराइज्ड। इथराइज्ड का मतलब जिसको बेहोश कर दिया गया है, किसी पेशेंट को। उसको वो क्या बोलते हैं, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, वो कुछ एनेस्थीसिया सुंघा देते हैं ना,
ऑपरेशन करने से पहले, यानी कि बेहोशी है चारों तरफ, है ना, और टेबल के ऊपर इवनिंग लेटी हुई है। अब ये मैंने क्या किया है, एक सीन आपको दिखाने के लिए इमेज क्रिएट की है। अब यहां से पोएम स्टार्ट होती है कि ये इवनिंग है, ये लेटी हुई है और इसको इथराइज्ड किया गया, यानी कि इसको एनेस्थीसिया दे दिया गया है, ठीक है। अब आप कहोगे कि इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अच्छा चलो बताइए, एक असली प्रेमी जो होते हैं, भाई ये इट डिपेंड्स ऑन यू, लाइक आई एम टीचिंग स्टूडेंट्स एंड इन दैट एज आई एम टीचिंग वेयर आई एम नॉट श्योर वेदर, निब्बा निब्बी तो बहुत होते हैं आजकल, लेकिन रियल लवर्स अगर है तो वो फोन पे चैटिंग करेंगे, कॉफी हाउस में मिलेंगे, शायद गार्डन में ना मिले, या वो इवनिंग वॉक ना करें। पर जस्ट आप इमेजिन करो, आज से लगभग देखिए ये 25 में के आसपास पोएम छपी है ना, और लिखी गई 11-12 के अंदर है, तो आप लगभग 125 साल पहले की इंग्लैंड की एक सीन को याद करो जिसमें लवर्स है। भाई हम जब छोटे थे तो हमने गार्डन में लवर्स को बैठे हुए देखा है, ठीक है। तो लवर्स जो गार्डन में बैठे हैं तो वो इवनिंग का आनंद लेते हैं कि नहीं लेते हैं, एंड they are quite expressive to each other, isn't it? लेकिन राइटर को वो इवनिंग अच्छी नहीं लग रही है, तो कंट्रास्ट देखिए कि बेहोश लग रही है इवनिंग, क्योंकि उसके अंदर की कंडीशन ऐसी है, ठीक है। लेट अस गो थ्रू सर्टेन हाफ डेजर्टेड स्ट्रीट। हाफ डेजर्टेड का मतलब है आधी खाली, क्योंकि शाम हो गई है, सर्दी पड़ रही है, हो सकता है गलियां खाली हो गई हो। द मटरिंग रिट्रीट्स, मटरिंग का मतलब है फुसफुसाते हुए, विस्पर करते हुए, रिट्रीट का मतलब है वापस चलते हैं, रिट्रीट मतलब टू गो बैक, ठीक है। ऑफ रेस्टलेस नाइट्स इन वन नाइट चीप होटल्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। लोग कहां चले गए हैं, उनकी नाइट्स कोई सुकून भरी नाइट्स नहीं है। देखिए कोई प्रेमी है या कोई इस खास किस्म के लवर्स हैं, अगर वो सच्चा प्यार करते हैं एक दूसरे से, तो फिर वो रेस्टलेस नहीं रहेंगे ना, उनको एंजाइटी थोड़ी रहेगी रात को। लेकिन वो चीप होटल्स में रातें बिता रहे हैं, इसका मतलब है कि वो सस्तापन दिखाया। टी.एस. एलियट ने अपनी सभी कविताओं में चीपनेस को गलत कहा है। चीपनेस का मतलब यहाँ पे सस्तापन है। सस्तापन यहाँ पर दो तरह का होता है। जैसे अभी ओयो होटल्स बहुत खुल जाते हैं, आपने देखा खुले हुए हैं, और सरकार ने ये बात अभी लागू की है कि कोई अपनी मर्जी से किसी के साथ जा रहा है तो इसमें कानूनी कोई बाधा नहीं है। तो आपने देखा नहीं है, वहां पे हर तरह के लोग जाने लग गए, आधार कार्ड दिखाओ और कोई भी किसी के साथ रात बिताओ। तो वो जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे दिखाया गया, वो स्टार्ट हुआ था इंग्लैंड में उस जमाने के अंदर, ठीक है। तो राइटर को वो दिख रहा है। एंड सॉडस्ट रेस्टोरेंट, सॉडस्ट का मतलब क्या होता है, मैं वो इमेज मतलब बनाना नहीं चाहता था, टाइम बहुत कंज्यूम होता है उसमें। सॉडस्ट का मतलब होता है लकड़ी का बुरादा। आप अंदाजा लगाओ कि इंग्लैंड के अंदर शाम का वक्त है, बर्फ पड़ रही है, तो सड़कों पर फिसलन हो जाती है, तो जो होटल्स हैं सस्ते वाले वो चारों तरफ लकड़ी का बुरादा बिखेर देते हैं, समझ गए अच्छी तरह से। और उस तरह के रेस्टोरेंट्स, यानी कि सस्ते रेस्टोरेंट जो गंदगी का ध्यान नहीं रखते, विद ऑयस्टर शेल्स, और उनके चारों तरफ क्या है, वो ऑयस्टर पता ना, एक समुद्री जीव होता है जिसको खाते हैं, और उसके जो खोल है उसको लोग ऐसे ही फेंक देते हैं। मतलब एक गंदगी वाला सीन दिखाया है। अब ये जो गंदगी है बाहरी गंदगी है, लेकिन सिंबोलिज्म क्या है यहाँ पे कि बाहरी गंदगी उस लड़के के अंदर की गंदगी के बारे में, या उनके रिलेशनशिप के अंदर की गंदगी के बारे में बात कर रहा है। स्ट्रीट्स दैट फॉलो लाइक अ टीडियस आर्गुमेंट। अच्छा, स्ट्रीट्स जो है वो खत्म ही नहीं हो रही है, इसका मतलब है कि लड़का हिम्मत तो कर नहीं पा रहा है, चले जा रहा है लड़की को साथ लेकर, वहां चलते हैं, चलो उधर चलते हैं, चलो वो चक्कर लगा लेते हैं। चक्कर लगाना एक बहाना है, और टीडियस का मतलब होता है टायरिंग, थकाने वाला, ठीक है। आर्ग्यूमेंट, जैसे कोई आर्ग्यूमेंट कभी खत्म ही नहीं होता है ना, ऐसे ये लड़की को लेकर घूम रहा है लेकिन अपने मन की बात नहीं कह पा रहा है। और रास्ते में वो क्या देख रहा है, चीप होटल्स, लोगों का जाना, इवनिंग जो इथराइज्ड हो गई है, यानी कि ठीक है, इंसीडियस इंटेंट। और थोड़ा सा इंसीडियस का मतलब होता है थोड़ा सा खतरा लिए हुए, खराब। इंटेंट का मतलब इंटेंशन लिए हुए, ठीक है। टू लीड यू टू एन ओवरवेलमिंग क्वेश्चन, और ये लड़का लड़की को लेकर के घूमे जा रहा है ताकि इस लड़की को ले जाए और एक ऐसे क्वेश्चन पे ला करके छोड़ दे जो उसको आश्चर्यचकित कर दे। मतलब ये लड़की को तो नहीं करेगा, माइट भी लड़की इंतजार कर रही है कि ये कब मुझे आई लव यू बोले, लेकिन ये लड़के को ऐसा लग रहा है कि यार वो उसको ओवरवेलमिंग का मतलब है सरप्राइज, मैं इसको सरप्राइज दूंगा ये कह करके। और ये जो उसके मन का क्वेश्चन है कि यार ये लड़की मेरे से मतलब एग्री कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद में इस चीज को दिखाने के लिए मैंने हल्की सी इमेज बनाई। आप ध्यान से देखिए, ये जा रहा है, हालांकि मुझे इसके साथ लड़की भी दिखानी चाहिए थी, लेकिन वो कहीं गली खत्म नहीं हो रही है। ये चीप होटल्स, गंदगी वाले होटल्स यहाँ पे चारों तरफ आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है, ये इस तरह से,
ठीक है। अब आपको तो इंग्लैंड थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखेगा, लेकिन वहां पे इसको चीप कहा गया है, ठीक है। ओ, डू नॉट आस्क व्हाट इज इट, लेट अस गो एंड मेक अवर विजिट। अच्छा, वो लड़की कोई बात करना चाहती तो ये बात नहीं करने दे रहा है, वो बीच बीच में कम्युनिकेशन नहीं करना चाहता। तो अभी मैंने बताया था कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम है इस लड़के के साथ में, ठीक है। वो कह रहा है हम तो चलो चलते हैं, बस घूमते रहते हैं, हमारी विजिट पूरी करते हैं हम तो। क्या हो सकता है कि उसको ले जा रहा है किसी होटल के अंदर। इन द रूम द वुमेन कम एंड गो। अच्छा, अब जहां वो होटल में गया है वहां पे एक सीन दिखाया कि उस कमरे में औरतें आ रही हैं और जा रही हैं। अब लड़कियों का आना और जाना एक स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस दिखाया है। आपको थोड़ा अजीब लगेगा, मैं भी बैकवर्ड लगूंगा, पर क्योंकि मैं पढ़ाई मॉडर्निस्ट राइटर रहा हूं, राइटर ने संस्कृत में हार्वर्ड में एमए किया था, आपको पता होना चाहिए, टीएस एलियट ने, तो उनका थोड़ा सा, और वो बोस्टन ब्राह्मण की कैटेगरी में आते हैं, ये भी आपको मैं बताना जरूरी समझता हूं। देखिए, बोस्टन नाम के शहर में हमारे उपनिषदों का बहुत, क्योंकि ये जो टीएस एलियट है ना, ये अमेरिकन थे और बाद में इन्होंने ब्रिटिश की नागरिकता ले ली थी, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और ये प्रोटेस्टेंट थे और बाद में ये एंग्लिकन बन गए, ये भी आपको पता होना चाहिए। अर्लियर ही वॉज प्रोटेस्टेंट। क्यों? प्रोटेस्टेंट में भी थोड़े से प्यूरिटन, इनकी जो अपब्रिंगिंग हुई वो प्यूरिटन एक क्रिश्चियनिटी का सेक्ट है जो अपने आप को बहुत प्योर रखता है, ठीक है। और बाद में वो इंग्लैंड के ऑफिशियल चर्च जिसको बोलते हैं एंग्लिकन चर्च में आ गए थे। तो इसका मतलब है कि एंग्लिकन चर्च बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं कैथोलिसिज्म से लिंक होता है, ठीक है। यानी कि रिचुअल्स बहुत करते हैं और बहुत ज्यादा स्पिरिचुअली अपलिफ्टेड होते हैं, मतलब मॉरली अपलिफ्टेड लोग होते हैं, आपको पता होना चाहिए। मेरी बातें आपको समझ में आ रही है? अगर नहीं समझ में आ रही तो आप कमेंट में लिखना कि सर आप थोड़ा और इंग्लिश बोलो या आप थोड़ा ज्यादा हिंदी बोलो, आप मुझे जिस तरह से गाइड करोगे मैं आपके लिए और बेनिफिशियल बन जाऊंगा, ठीक है। वो जो ज्ञान भरा पड़ा है ना अंदर, वो मैं निकाल के आपको दे पाऊंगा, ठीक है। तो वो उसको बोलने नहीं दे रहा है। इन द रूम द वुमेन कम एंड गो, मैंने समझा ही दिया, औरतें आ रही है औरतें जा रही है। इसका राइटर का ये जो सीन है, कविता में जब कोई सीन दिखाया जाता है तो उसका बहुत गहरा मीनिंग होता है। ये शब्द अपने आप निकल करके नहीं आ जाते हैं, कोई शब्द लिखा है तो सिंबोलिज्म और इमेजरी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। और वो किसकी बातें कर रही है लड़कियां? माइकल एंजेलो की। अब माइकल एंजेलो कौन हुए हैं आपको मालूम होना चाहिए, आप थोड़ा सर्च कर लीजिएगा। एक बहुत बड़े पेंटर हुए ना जिन्होंने आपको मालूम होना चाहिए बड़ी बड़ी पेंटिंग्स बनाई थी, ठीक है जी, और बड़े बड़े चर्च के अंदर पेंटिंग्स बनाई थी, यानी कि बहुत बड़ा आर्टिस्ट है, ओके, पेंटर आर्टिस्ट। अच्छा, अपने आप को एजुकेटेड और हाई क्लास दिखाने के लिए ये सस्ते होटल्स में आने वाली औरतें क्या कर रही हैं? माइकल एंजेलो की बात कर रही है ताकि एक दूसरे को इंप्रेस कर सके, लड़कों को अट्रैक्ट कर सके। ये एक कंट्रास्ट समझ में आ गया आप लोगों को कि यहाँ पर ये दिखाने का क्या पर्पज है, ठीक है। माइकल एंजेलो की बात वो क्यों कर रही है। अब ये देखिए लड़कियां हैं, ये देखने में आपको ऐसे लग रहा है अट्रैक्टिव है, लेकिन ये चीप ड्रेसेस पहनी हुई है इन्होंने, और वो माइकल एंजेलो की बात करी जिसने तरह तरह की पेंटिंग्स बनाई थी, ठीक है। इस सीन से आपको थोड़ा कुछ याद रह जाएगा कविता में, ये मेरा इंटेंशन है। द येलो फॉग दैट रब्स, ये वर्ल्ड फेमस लाइन है, वर्ल्ड फेमस। अब राइटर ने क्या दिखाया है? अनक्लैरिटी, उसके दिमाग की जो अनक्लैरिटी की, वो लड़की से प्यार करता है नहीं करता है, कहना है नहीं कहना है, लैंग्वेज आ ही नहीं रही है, तो उसको दिखाने का तरीका देखिए। एक सिंबल येलो फॉग, फॉग का मतलब धुंध होता है, आप सबको पता है, लेकिन वो येलो है तो इसका मतलब है कि वो स्मॉग हो गई, मतलब आर पार नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। इसका पर्सोनिफिकेशन कर दिया, ये विंडो के ऊपर अपनी पीठ रगड़ रही है, मतलब कि साधारण लैंग्वेज में क्या बोले तो बाहर धुंध आ रही है। क्योंकि अच्छा, ये येलो फॉग कहां से आई? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी तो बहुत बाद में आई है ना, तब तक होटलों में, घरों में, हर जगह चिमनियां और चूल्हे जलते थे, तो शाम होते होते वो सब ज्यादा जल जाते थे, तो चारों तरफ धुआं बहुत होता था, ऊपर से धुंध पड़ रही है, तो वो धुआं और धुंध मिल करके ब्राउन हो गए, येलो हो गए। तो येलो स्मोक, जो धुआं उड़ रहा है, दैट रब्स इट्स मजल ऑन द विंडो। अब इसका उन्होंने पर्सोनिफिकेशन किया जैसे वो कोई एक जीव है और वो अपनी नाक उसको विंडो के पेन का मतलब होता है खिड़की के शीशों पे रगड़ रहा है, ठीक है। लिक्ड इट्स टंग इनटू द कॉर्नर्स ऑफ द इवनिंग, और अब वो जो धुंध है वो भी उसे अट्रैक्ट नहीं कर पा रही है, धुंध बल्कि अनक्लैरिटी क्लियर कर रही है, और उसका पर्सोनिफिकेशन कर दिया है जैसे कि वो अपनी जीभ बाहर निकाल करके और क्या कर रही है, कॉर्नर्स जो है उनको चाट रही है। लिंगर्ड अपॉन द पूल्स, और वो जो धुंध है वो ठहर गई है, लिंगर्ड का मतलब है रुक जाना, पूल्स के ऊपर मतलब तालाबों के ऊपर, दैट स्टैंड इन ड्रेन्स, और पूल तो कह रहा है लेकिन एक्चुअल में क्या है, वहां पे चारों तरफ नालियां और नालियों की गंदगी है, समझ रहे हैं ना आप लोग, गंदगी,
मॉरल करप्शन दिखाने का एक तरीका राइटर का, स्पिरिचुअल डिग्रेडेशन को दिखाने का तरीका है। स्पिरिचुअल डिग्रेडेशन क्या होता है? देखिए, स्पिरिचुअल डिग्रेडेशन, मॉरल क्राइसिस, लैक ऑफ लैंग्वेज, ये सब थीम्स हैं। और देखिए कितने सुंदर तरीके से उसने लिखा है। ठीक है, ये लाइन समझ में आ गई आपको अच्छी तरह से कि गंदगी दिखाने की कोशिश है, अनक्लैरिटी दिखाने की कोशिश है। राइटर सिंबोलिज्म यूज कर रहा है उसके मन की बात को आर्टिस्टिक तरीके से बाहर की चीज को दिखा करके। जैसे मैं आपको एक बात समझाता हूं, एक पाकीज़ा फिल्म आई थी मीना कुमारी की, जिसमें उस लड़की को कहीं बेचारी को जगह नहीं मिलती है, वो लड़का उससे प्यार करके शादी भी कर लेता है, लेकिन घर वाले स्वीकार नहीं करते हैं क्योंकि उसका बैकग्राउंड जो है वो कोर्टिजन्स या प्रोस्टिट्यूट्स का होता है। तो उसको जब वापस घर से शादी के करने के बाद भी निकाल दिया जाता है, तो उसको जब वापस अपने कोठे पर जाते दिखाते हैं ना, तो एक पतंग को उड़ते हुए एक सूखे ठूंठ समझते हो, ऐसा पेड़ जिसपे पत्ते हैं नहीं है, सूख गया वो पेड़, उसमें वो पतंग अटक गई है। तो सिंबोलिज्म समझ में आया आपको? इसका मतलब है कि वो अब जो पतंग है कट गई है और ऊपर से वो ऐसी जगह अटक गई है कि वहां से वो कभी भी नहीं निकल सकती। ऐसे ही राइटर ने हर चीज को समझाने के लिए मॉरल करप्शन, अनक्लैरिटी, लैक ऑफ लैंग्वेज, ये सब दिखाने के लिए ये सब यूज किया। और गंदगी, मॉरल करप्शन का मतलब है लड़का लड़की से संबंध भी बनाना चाह रहा है, बना भी रहा है, सस्ते होटलों में लेके भी जा रहा है, लेकिन उसे कह नहीं पा रहा है क्योंकि कह दे तो वो स्पिरिचुअल अच्छी चीज मानी जाती है। भाई एक लड़का है वो एक लड़की को पसंद करे, देखिए ये तो दुनिया भर में माना ही गया ना कि भाई आप मल्टीपल पार्टनर्स बनाते हो तो अच्छा है, कि आप स्वयं की तरह एक पार्टनर बनाते हो तो अच्छा है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से राइटर ने गंदगी दिखाई है। लेट फॉल अपॉन इट्स बैक द सूट, सूट का मतलब होता है धुआं, धुएं के कण, जो गंदगी धूल होती है, दैट फॉल्स अपॉन द चिमनीज। तो वो जो उड़ रही है धुएं के कण, वो धीरे धीरे जम रहे हैं और वो उनको गिरने दो, आओ हम चलें। ये इस तरह से पूरी की पूरी कविता वापस से वहीं आकर के खत्म हो रही है। खत्म होने का मतलब है ये वाला स्टैंजा। अब आप इसमें देखिए ये सारी इमेजेस मैंने कोशिश की है कि धुंध जो है वो कैसे येलो है ना, कैसे पूल्स के ऊपर धुंध जमा हो रही है, कैसे सूट है, कैसे चिमनियों में से धुआं निकल करके कर्ल्ड अपॉन है, किस तरह से चारों तरफ धुआं ही धुआं और येलो एक अनक्लैरिटी आपको नजर आ रही होगी। यहाँ पे ये राइटर ने बताने की कोशिश की। इमेज इसलिए दिखा रहा हूं जिससे आपको कविता काफी हद तक याद रह जाए। स्लिप्ड बाय द टेरेस मेड अ सडन लीप, और ये जो धुंध है वो कभी कभी टेरेस छत से स्लिप हो जाती है, मेड अ सडन लीप, कभी अचानक से उछल पड़ती, जैसे उस फिल्म इमेज में हमने देखा। एंड सीइंग दैट इट वाज अ सॉफ्ट अक्टूबर नाइट, अक्टूबर की नाइट है यानी कि ठंड पड़ना शुरू हो गई है। नाइट तो सॉफ्ट है, अक्टूबर की नाइट में बहुत ज्यादा ठंड नहीं पड़ती है, लेकिन और थोड़ा सा रोमांटिक हुआ जा सकता है, लेकिन राइटर को रोमांटिसिज्म नहीं सूझ रहा है। कर्ल्ड वंस अबाउट द हाउस, कभी कभी वो जो धुंध है वो घूम करके वापस से घरों के आसपास नजर आ रही है। एंड फेल अस्लीप, और क्योंकि धुंध का पर्सोनिफिकेशन किया है और वो धुंध वहां पे जम गई है। फेल अस्लीप का मतलब है सो गई है, मतलब जम गई है। अब इसका क्या मतलब है कि इस लड़के के अंदर अनक्लैरिटी जम गई है। मजाल है कि ये अपने अंदर की बात को निकाल पाए या ये समझ पाए कि ये लड़की सही है मेरे लिए या वो लड़की सही है, मैं कहूं कि नहीं कहूं। ठीक है, फिर अचानक से अपने बारे में बोलने लगता है, एंड इंडीड देयर विल बी टाइम। अच्छा ये इनडिसाइजिव है, जैसे मैंने कहा कि पूरी पोएम किस टॉपिक पर है कि वो इनडिसाइजिव है। इनडिसाइजिव का मतलब क्या होता है? डिसीजन नहीं ले पा रहा है। तो उसने कहा कि चलो बाद में कह देंगे, अभी तो टाइम है, अभी तो बहुत टाइम है, जबकि हम पूरी पोएम में देखते हैं कि टाइम खत्म हुआ जा रहा है। ठीक है, ये लाइन यहाँ पे उन्होंने एंड्रयू मार्वल से, जो रेड कलर है वो कविता की लाइन नहीं है बच्चों, ये मैंने समझाने के लिए ली कि एंड्रयू मार्वल जो कवि मैंने अभी बताया था उनकी कॉय मिस्ट्रेस में ये लाइन आती है, उसमें ये लाइन आती है, हैड वी बट वर्ल्ड एनफ एंड टाइम, वो उसको कहता है। अच्छा अब इसमें कंट्रास्ट देखिए, कंट्रास्ट समझाना बहुत जरूरी है आप लोगों को। कंट्रास्ट का मतलब होता है, एक टेक्निक यूज की है राइटर ने, कायरस क्यूरो। कायरस क्यूरो जिसको नहीं आता लिख लो, ये क्वेश्चन नेट में भी आया हुआ है तो हो सकता है आपको भी पूछ ले। एक कविता को लिखने के लिए राइटर क्या करता है? कुछ कंट्रास्ट चीजें, शेडिंग यूज करता है। एंड्रयू मार्वल में की कविता में जो लड़का है, कॉय मिस्ट्रेस वाली कविता में जो हीरो है, वो लवर जो है वो बिल्कुल नहीं चूक रहा है अपनी प्रेमिका को ये कहने में कि आओ मेरे साथ चल और जल्दी से जल्दी हम लोग अपने प्यार को कंजमेट कर लेते हैं। ठीक है, सेक्स करना नहीं बोल सकता क्लास में, तो इसलिए मेरे को क्या बोलना पड़ेगा? कंज्यूम करना, जिसको अपन बोलते हैं कंजमेट करना। लव कंजमेट करने का मतलब क्या है कि उसके अंदर एक उतावलापन है जो वो अपनी प्रेमिका को कह पा रहा है, लेकिन यहां पर क्या दिखा रहे हैं कि उसके पास ये हिम्मत ही नहीं है।
तो पास्ट को प्रेजेंट से दिखाया कि पास्ट में कम से कम इतनी हिम्मत तो थी कि अगर प्यार कर रहा है, गार्डन में लेके गया है, तो उसके सामने अपने मन की बात कह दे, लेकिन ये लड़का कह नहीं पा रहा है, ठीक है। इसलिए कविता के बीच में ये लाइन आ गई, एंड इंडीड देयर विल बी टाइम फॉर द येलो स्मोक दैट स्लाइड्स अलोंग द स्ट्रीट, क्योंकि ये जो येलो स्मोक चारों तरफ स्लाइड तैर रही है, घूम रही है इधर उधर गली में, रबिंग इट्स बैक अपॉन द विंडो पेन, सेम लाइन दोबारा आ गई, है ना। अब मतलब ये अब इसको अपन क्या बोलते हैं, सैंडविच टेक्निक बोलते हैं, कि उस लाइन के बाद बीच में ये लाइन आने का मतलब है राइटर ने वापस से अपन को बताने की कोशिश की है कि कितना इनडिसाइसिव है ये लड़का, और ये नहीं अपने मन की बात समझ पा रहा है। कहना तो दूर की बात है, समझे तो सही पहले। देयर विल बी टाइम टू प्रिपेयर अ फेस टू मीट द फेसेस दैट यू मीट। फिर ये कह रहा है कि अभी तो टाइम है, अभी तो इस लड़की के साथ ये टाइम बिता देता हूं, फिर क्या करूंगा, फिर कल सुबह दोबारा उठूंगा और अच्छे तरीके से तैयार होकर के फिर किसी और लड़की से मिलूंगा, है ना। प्रिपेयर अ फेस टू मीट फेसेस, मैं और लोगों से मिलने की बात कैसे पता चल रही है, अच्छा अब ये कि फेस से मिलेगा कि लड़की से मिलेगा, है ना। तो आप अंदाजा लगाइए कि यहां पर सिनिक डकी है या मेटोनमी है, ठीक है। मेटोनमी सिनिक डकी का मतलब क्या होता है कि पार्ट फॉर द होल, इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। मेटोनमी का मतलब क्या होता है, पार्ट फॉर द होल, और सिनिक डकी का मतलब होता है किसी और नाम से पुकारना। जैसे मैंने बोला कि भाई कंगारू जीत गया, यानी ऑस्ट्रेलिया जीत गया, तो मैंने सिनिक डकी यूज किया, ठीक है। मेटोनमी का मतलब है कोई और नाम यूज, पार्ट फॉर द होल, तो वो फेस नहीं है, लड़की है ना। तो इसका मतलब है वो कह रहा है कि मैं और लोगों से मिलूंगा, लड़कियों से। देयर विल बी टाइम टू मर्डर एंड क्रिएट, यहाँ पे मर्डर का मतलब लड़की को मारना नहीं है, एक विचार को खत्म करना, नया विचार क्रिएट करूंगा मैं, इसके बारे में छोड़ दूंगा सोचना, उसके बारे में सोचना शुरू कर दूंगा। एंड टाइम फॉर ऑल द वर्क्स एंड डेज ऑफ हैंड्स। अब ये बड़ी कीमती लाइन है, बहुत कीमती लाइन है, ये अल्यूजन है बहुत तगड़ा। इसका क्वेश्चन तैयार हो रहा है आपका, ध्यान से देखिए। एक पोएम लिखी थी, एक कवि हुए हिसॉइड, नाम याद रखना है आपको, ठीक है। वर्क्स एंड डेज इज अ पोएम, उनकी पोएम का नाम है वर्क्स एंड डेज, ठीक है। और किसके ऊपर है वो, फार्मिंग के ऊपर। फार्मिंग का मतलब क्या होता है, खेती करना, यानी आप अपना समय बिता रहे हो मीनिंगफुल काम में, ठीक है। ये ग्रीक कवि हुए हैं 8th सेंचुरी BC। तो एलियट ने क्या कंट्रास्ट किया है कि उस जमाने में यूजफुल एग्रीकल्चर लेबर होता था, और ये जो लड़का है ये तरह तरह की लड़कियों से मिल रहा है, आ रहा है, जा रहा है। आज का लड़का तो तरह जगह जगह पेट्रोल खर्च कर रहा है, उसको खाना खिलाने ले जा रहा है, लेकिन उसका कोई बेनिफिट हो रहा है क्या उसको, है ना। तो फ्यूटाइल बोला है राइटर ने, उसने दिखाया कि ये कविता की लाइन नहीं है, ये मेरे कमेंट्स हैं। फ्यूटाइल वर्क ऑफ डेज एंड हैंड्स, ये जो यहाँ पर आया ना, वर्क्स एंड डेज एंड हैंड्स, ये इसका एल्यूजन समझा रहा हूं कि आपको वहां पर पूछ लेंगे एग्जाम में कि ये कहां से एल्यूजन लिया है कविता में। तो ये इस कविता से लिया है, वर्क्स एंड डेज बाय हिसॉइड की कविता है, जिसमें क्योंकि राइटर बहुत पढ़ा लिखा है तो उसको हर पास्ट की वो चीज याद आ जाती है, जिसको वो मीनिंगफुल पास्ट को मीनिंगलेस प्रेजेंट से इसने कंट्रास्ट किया है, ठीक है। तो आजकल का जो सोशल जेस्चरिंग है, सोशल जेस्चरिंग क्या होता है कि भाई आप जा रहे हो, आ रहे हो, लेकिन कोई मीनिंग नहीं है उसके अंदर, ठीक है। कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है, आपके हैंड्स एंगेज्ड तो है, आप आ रहे हो, लड़कियों का हाथ में हाथ डाल के घूम रहे हो, ये चाय दे रहे हो, वो कर रहे हो, लेकिन इसका कहीं आपकी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो रही है, आपका कोई नैतिक उत्थान नहीं हो रहा है, मॉरल अपग्रेडेशन नहीं है, स्पिरिचुअली आपको कुछ चीजें गेन नहीं हो पा रही है। इसलिए राइटर ने इसको क्रिटिसाइज किया है। दैट लिफ्ट एंड ड्रॉप अ क्वेश्चन ऑन योर प्लेट, क्या, ध्यान से देखिए, अभी तो बहुत टाइम है मेरे पास, मैं खूब काम कर सकता हूं, और क्या करूंगा, कोई ना कोई क्वेश्चन उठाऊंगा और फिर उसको रख दूंगा। कहां, जब हम लोग चाय पी रहे होंगे, नाश्ता कर रहे होंगे उस प्लेट में, टेबल होटल में। टाइम फॉर यू एंड टाइम फॉर मी, तुम्हारे लिए भी टाइम होगा, मेरे लिए भी उस लड़की को। अच्छा, ये मन ही मन में कह रहा है क्योंकि इंटीरियर मोनोलॉग है, उसको तो कह नहीं पा रहा है कि यार यही बोल देगी मुझको, मैं नहीं बोल पा रहा हूं, तो चलो ये अभी नहीं बोल रही है, चलो कभी और बोल देगी, या कोई और लड़की बोल देगी। एंड टाइम येट फॉर 100 इनडिसीजंस। अच्छा, ये अपनी कमजोरी भी जानता है, कह रहा है कि यार ये मैं आज इनडिसाइसिव हूं, तो ऐसी मैं 100 बार भी इनडिसाइसिव रहूंगा अभी, लेकिन तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी तो टाइम है। चलो मैं थोड़ी रील देख लेता हूं, अभी तो टाइम है। चलो कल फॉर्म भर दूंगा, अभी तो टाइम है। चलो ये पापा मम्मी ने लड़का दिखाने के लिए कहा है, मैं नहीं अभी शादी कर रही, अभी तो टाइम है। चलो अभी तो मैं छोटी मोटी नौकरी कर लेती हूँ, अभी तो मैं प्राइवेट कुछ कर लेती हूँ, मैं बाद में ज्वाइन कर लूंगी वो बड़ी जॉब। आपने नोटिस किया इस तरह की चीजें आजकल के बच्चे करते हैं।
हर चीज के अंदर वो ऐसा मान के चलते टाइम है, और टाइम होता ही नहीं है। टाइम कभी होता ही नहीं है, टाइम निकल जाता है हाथ से। हम आपसे उम्र में बड़े हैं और हमने इन चीजों को महसूस किया है कि जो करना है आज करे सो काल करे सो आज कर, और आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। तो वो वाली बात यहां पर चल रही है कि वो इंडिसीजन ले रहा है। अच्छा, आपने देखा है कि भाई संकल्प शक्ति का क्या मतलब होता है? विल पावर की कमी है ना इस लड़के में। तो आप देखिए, मैंने बड़े बड़े लोगों को देखा है कि उनमें विल पावर होती है। विल पावर आपके स्पिरिचुअलिटी से आती है। जब हम कहते हैं ना आपको भगवान का नाम लेना चाहिए, लोगों के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, आप थोड़ी तकलीफ को झेलना चाहिए, क्योंकि वो उससे आपकी ईगो पे ठेस पहुंचती है, और ईगो पर ठेस पहुंचती है तो हमको जो क्राइसिस होता है उससे हम थोड़ा सुधरते हैं। हर वक्त कंफर्ट में रहने से क्या क्राइसिस उत्पन्न होते हैं, उस चीज को दिखाने की कविता है ये, जो आज की जनरेशन को काफी हद तक समझ आ भी सकती है और नहीं भी। कॉकरोच पार्टी जंतर मंतर पे बैठी है और बिल्कुल भीड़ नहीं जुटा पा रही है। आपको मालूम है क्यों? क्योंकि हम एक ऐसे जमाने में जी रहे हैं कि किसी भी तरह के आंदोलन के लिए हम ये सोचते हैं कि उसका आंदोलन है, मेरा आंदोलन थोड़ी है, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, चलो छोड़ो क्या फर्क पड़ता है, मेरे अकेले से क्या ही हो जाएगा। विल पावर की कमी। और विल पावर की कमी कहां से आती है? थोड़ा सा मुझे बैकवर्ड जरूर कहेंगे आप लोग। ब्रह्मचर्य के को पालन नहीं करना, ऊट पटांग चीजें खाना, इन सब चीजों की वजह से आपके अंदर इनडिसीजन होता है। तो राइटर ने वो सब चीजें भी दिखाई है। मैं फिर कह दूं, टीएस एलियट को मैंने बहुत गहराई से अध्ययन किया है। ये 100% बोस्टन ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते हैं, यानी कि क्रिश्चियन होने के बावजूद भी हमारे उपनिषदों और वेदों को पढ़कर उन्होंने हिंदुओं का जो डीप कॉन्सेप्ट है उसको, ब्राह्मणत्व को अपने अंदर आत्मसात किया। और ब्राह्मणत्व जो होता है वो इस तरह की बात करता है कि आपको हर चीज में अपने आप को कष्ट देना है, थोड़ा बहुत आत्मा को थोड़ा सा उत्थान करने के लिए। ठीक है, आपको कुछ अजीब लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, नहीं तो कविता समझ में नहीं आएगी। टाइम फॉर यू एंड टाइम फॉर मी एंड टाइम येट फॉर 100 इंडिसीजन एंड फॉर 100 विजन्स एंड रिविजन्स। अभी तो हम खूब देखेंगे, सपने लेंगे, खूब रिविजन्स करेंगे। रिविजन का मतलब है इससे नहीं तो किसी और से, और सोच लूंगा, कल कह दूंगा। अभी तो आइसक्रीम खाते हैं ना, मन ही मन में बात कर रहा है, नहीं कह पा रहा उस लड़की से, बिफोर द टेकिंग ऑफ अ टोस्ट एंड टी। और फिर वही बात, फिर हर मीटिंग का एंड कैसे होता है? कहीं आइसक्रीम खा ली, कहीं कॉफी पी ली। ठीक है, और इस तरह से वो अपनी बात को कह नहीं पा रहा है, बस बार बार मीटिंग एंड कर देता है होटलों में जाकर के चीजें खाने पीने में। इन द रूम द वुमेन कम एंड गो, इसको अपन बोलते हैं रिफ्रेन। ये कविता में फिर से आया है, इसको बोलते हैं रिफ्रेन। ठीक है, और वो लड़कियां फिर से बन रही हैं, ये वो उन चीजों को महसूस कर पा रहा है। इससे इसका मतलब है कि ये पढ़ा लिखा भी है, ये कमेंट्री, इसके मन में कमेंट्री चल रही है। देख कैसे बन रही है अपने आप को, है तो सस्ती सी, है कि नहीं? इस तरह से वो अपने मन में सोच रहा है। एंड इंडीड देयर विल बी टाइम, और इंडीड वर्ड को ऐड करके राइटर ने अपने आप को थोड़ा और तसल्ली देने की कोशिश की है कि अरे हाँ, अभी तो टाइम है। ठीक है, फिर आते हैं टू वंडर डू आई डेयर। डू आई डेयर, आश्चर्य हो रहा है कि यार, मन ही मन सोच रहा है कि यार मैं हिम्मत कभी कर पाऊंगा क्या? क्या मैं कर पाऊंगा हिम्मत इस लड़की से कहने की? टाइम टू टर्न बैक एंड डिसेंड द स्टेयर। क्या मैं, अच्छा ये कमरे में तैयार हो रहा है, अब ये नया सीन आ गया कि यार मैं उस लड़की से मिलने जा रहा हूं, अब वो लड़की से मैं कह पाऊंगा क्या, है ना? क्या मैं उतर पाऊंगा सीढ़ियां विद बॉल्ड स्पॉट? बॉल्ड स्पॉट का मतलब है, मैंने अभी बताया कि वो थोड़ा सा गंजा हो गया है क्योंकि उसकी उम्र बढ़ गई है। मिडल ऑफ माई हेयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। दे विल से, और लोगों के बारे में कह रहा है, वो औरतें, लड़के या लड़कियां बोलेंगी, हाउ इज हेयर इज ग्रोइंग थिन। लोग सोचेंगे कि देखो, जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं और कैमरे के सामने मान लीजिए मेरे यहाँ से बाल उड़े हुए दिखे, तो मैं थोड़ा यूं यूं करके पढ़ाऊं कि नहीं नहीं मेरे बाल नहीं दिखने चाहिए, लोग क्या कहेंगे कि ये तो बूढ़ा होता जा रहा है कि नहीं? माई मॉर्निंग कोट, माई कॉलर माउंटिंग फर्मली टू द चिन। अब ये सीन मैं बना नहीं पाया, लेकिन आप अंदाजा लगाओ 1 मिनट के लिए कि मैं अपनी कॉलर को ऐसे करके पहन लूं, थोड़ा स्टाइलिश, क्योंकि देखिए मेरी उम्र हो गई है ना, तो यहाँ से लटकेगा, थोड़ा थोड़ा मांस आएगा, लेकिन मैं यंग दिखना चाहता हूँ साहब। यंग क्यों दिखूंगा मैं? क्योंकि मुझे और लड़कियां पटानी है, मुझे बहुत सारा अपने शरीर की इच्छाओं की पूर्ति करनी है, तो मैं ऐसा कोशिश करूंगा कि मैं यंग दिखूं। मैं और थोड़ा सा ऐसा शर्ट पहन लूंगा जिसमें मेरी बाइसेप्स और दिखे, ऐसे, है ना? सोचो, तो इस लड़के ने क्या किया है, इस सीन को दिखाने की कोशिश की है। हंसिएगा मत मेरे ऊपर, मैं आपको समझा रहा हूं कि वो मॉर्निंग का कोट पहन लेगा। मॉर्निंग कोट पहनने का मतलब क्या है?
थोड़ा सा अच्छा हैवी होता है वो, है ना, जिसमें वो थोड़ा सा तगड़ा दिखेगा, क्योंकि शरीर लीन यानी पतला हो गया है। और कॉलर को माउंट मतलब खड़ा कर लेगा, जैसे मैंने अभी करके दिखाया आपको, फर्मली यानी अच्छी तरह से चिन तक, ताकि ये लटका हुआ मांस ना दिखे। माई नेकटाई रिच, और वो क्या करेगा, क्योंकि चेहरे पे तो रंगत रही नहीं है तो रिच का मतलब यहाँ पे है थोड़ा सा महंगा, ठीक है, थोड़ा सा हैवी। और एंड मॉडेस्ट, मॉडेस्ट का मतलब है यहाँ पे कि रिच एंड मॉडेस्ट, अब ये दो कंट्रास्ट वर्ड भी हो सकते हैं। वो राइटर ऐसी टाई, मतलब वो हमारा प्रोटैगनिस्ट ऐसी टाई पहनना चाहता है ताकि, बट असर्टेड बाय अ सिंपल पिन, लेकिन क्योंकि अगर वो रिच टाई पहन लेगा तो वो लड़की सोचेगी कि इतना बंठन के क्यों आया इसलिए क्या करूंगा, रिच टाई पहन लूंगा, लेकिन उसको मॉडेस्ट तरीके से हल्का सा थोड़ा टाई की नॉट ढंग से नहीं बांधूंगा और सिंपल सा पिन लगा लूंगा टाई के ऊपर, जिससे कि मैं ये भी कह पाऊं कि नहीं नहीं मैं तो कैजुअली तैयार होके आया हूं। अब ये देखिए गंज नजर आ रही है इसकी, लड़कियां लड़के इसको देख रहे हैं और ये नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, आप नोटिस कर सकते हैं। सीन दिखाने का पर्पस समझ में आ गया होगा। सीन दिखा दिखा करके मैं कविता इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि आपको बहुत हद तक इमेजरी समझ में आ जाए। दे विल से बट हाउ हिज आर्म्स एंड लेग्स आर थिन कोट पहनना चाहता है ना हैवी वाला, क्यों, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि लोग कहेंगे इसकी आर्म्स कैसे पतली हो गई हैं, उसकी लेग्स कैसे थिन हो गई हैं, मतलब ये अपनी जवानी बिता चुका है, ठीक है। डू आई डेयर, फिर से कह रहा है क्या मैं हिम्मत कर पाऊंगा कमरे में तैयार होने से पहले। ये वो सीन आ गया उसका बाथरूम का कि वो तैयार हो रहा है। डिस्टर्ब द यूनिवर्स, अच्छा अब ये इसको क्या बोलते हैं अपन, ये एक पैराडॉक्स है, ठीक है। अब इस आदमी के लिए इतनी छोटी सी बात को ऐसे कह रहा है जैसे डिस्टर्ब द यूनिवर्स। जैसे एक ऐड दिखाया था हिमालय क्रीम का कि एक पिंपल हो गई तो वो लड़की चीख रही है, चिल्ला रही है, घर वालों के साथ गुस्सा कर रही है, पार्टी में नहीं जाऊंगी, मेरे एक पिंपल हो गई है ना। या रेप ऑफ द लॉक अलेक्जेंडर पोप की कविता है जिसमें वो एक लट कट जाती है तो वो ऐसे चीखती चिल्लाती है जैसे पता नहीं क्या हो गया, मतलब उसका तो यूनिवर्स ही डिस्टर्ब हो रहा है इतनी छोटी सी चीज को लेकर के। इसका मतलब है कि बहुत फ्यूटाइल और हल्की चीज के आई लव यू बोलना है, इतनी सी चीज, यानी इतना इनडिसीजन इसकी लाइफ में है, इतना स्पिरिचुअल एंड मॉरल क्राइसिस इसकी लाइफ में है। और इन अ मिनट देयर इज टाइम, और एक ही मिनट में टाइम भी हो जाएगा, मैं नीचे पहुंच जाऊंगा फॉर डिसीजंस एंड रिविजन्स व्हिच अ मिनट विल रिवर्स। और मैं हर तैयारी करके मन में सोच करके डायलॉग जाऊंगा और मैं बोल ही नहीं पाऊंगा और फिर से वो हर चीज रिवर्स हो जाएगी मेरी लाइफ के अंदर। समझ में आ रहा होगा आपको, फॉर आई हैव नोन देम ऑल। अब ये एक बहुत खतरनाक लाइन लिखी है राइटर ने, क्योंकि वो क्या करेगा, लड़कियों को पहले ही जानता है, वो इन सब लड़कियों से वो बार बार मिलता रहता है पर हिम्मत ही नहीं हुई, फिर मीटिंग करता है कि आज नहीं तो कल कह दूंगा, कल नहीं तो परसों कह दूंगा, है ना। सबको पहले से ही जानता है, नो देम ऑल, हैव नोन दी इवनिंग्स, और हर बार इवनिंग में मिलता है, कहता है ये इवनिंग्स भी मेरी जानी पहचानी है, मॉर्निंग्स में मिलता है तो वो भी जानी पहचानी है, आफ्टरनून। इससे पता चलता है कि उसका पूरा जीवन जो है वो लड़कियों से मुलाकातों में ही गुजर गया, लेकिन वो डिसीजन ले ही नहीं पाया। आई हैव, अब ये वर्ल्ड फेमस लाइन और बता रहा हूं आपको, वर्ल्ड फेमस जब मैं बोलता हूं आप समझ जाना कि वो लिटरेचर में इतनी फेमस है कि उसको कोट किया जाता है। आई हैव मेजर्ड आउट माई लाइफ विद कॉफी स्पून्स, लड़कियों के साथ कॉफी पी कर अपनी जिंदगी बिता चुका है। तो ये एग्जैजरेशन भी है एक तरह से देखा जाए तो, हाइपरबली भी आप कह सकते हो। हाइपरबली मतलब अतिशयोक्ति अलंकार आपका हो गया इसको, कि कोई भी आदमी अपनी जिंदगी नहीं नाप चुका है चमचों, इसमें कॉफी के चमचों से, लेकिन वो समझा रहा है हमको ऐसे, ठीक है। अब देखिए एक इससे अब मैंने इसको बनाने की कोशिश की है, हालांकि इसके यहाँ पे गंज दिखनी चाहिए थी, ठीक है। इस लड़की से मिला इससे मिला, खूब कॉफी पी, न जाने किस किस लड़की से मिला, कभी कहीं मिला, लेकिन कहीं पर कुछ नहीं कह पाया। इसका मतलब है हमेशा इनडिसीजन में रहा, इनडिसाइजिव मोड में रहा, ठीक है। फिर कह रहा है आई नो द वॉइस इज डाइंग विद द डाइंग फॉल, है ना। कहता है कि वो वॉइसेस है, अब वो उसको सुनाई दे रही है लेकिन वो वॉइसेस कभी आती, क्योंकि जैसे ही ये अपने विचारों में खोता है तो वो आवाजें आना बंद हो जाती हैं, फिर ये वापस अपने अंदर के विचार से बाहर आता है तो उसको लगता है कि हाँ ये सुन रहा है, हाँ यस 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 ऐसा, है ना। तो वो सीन दिखाने का तरीका है कि आई नो द वॉइसेस, मैं उन लड़कियों की आवाजें जानता हूं, डाइंग विद द डाइंग फॉल, ठीक है। फिर आ गया आयरॉनिक कलेक्शन। अब यहां पर डाइंग फॉल का क्यों रेफरेंस आया, मैं आपको दोबारा से एक बार इसको समझा देता हूं, ध्यान से देखिए। आई नो द वॉइस इज डाइंग विद द डाइंग फॉल, ये लाइन इन्होंने अल्यूजन कहां से लिया है, आयरॉनिक कलेक्शन ऑफ ऑर्सिनोज। ये जो फॉल है ना, मैं फिर से समझाता हूं आपको, देखिए डाइंग फॉल, वॉइसेस विद द डाइंग फॉल। आपको ट्वेल्थ नाइट का रेफरेंस देना जरूरी है मुझे। शेक्सपियर का प्ले है जिसके अंदर रियल लव है बच्चों, बहुत खूबसूरत रोमांटिक प्ले लिखा है,
जिसके अंदर ऑर्सिनो को प्यार हो जाता है एक लड़की से, और वो जो लड़की है वो लड़का बनकर उसके सामने है, वो ऑर्सिनो किसी और से प्यार करता है, ऐसा करके उसमें प्यार का बहुत ज्यादा रेफरेंसेस है। तो उसको अचानक से कोई म्यूजिक की लाइन, क्योंकि ये जो ड्रामा है ना, इसका स्टार्टिंग होता है कि इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन। तो इसका मतलब है कि वो जो फिर से उसको डाइंग फॉल, मतलब उसको वो कविता की लाइन याद आ जाती है, वो म्यूजिक याद आते हैं, उसको अपनी प्रेमिका की याद आ जाती है। अब यहां पर कंट्रास्ट देखिए कि होटल में म्यूजिक चल रहा होगा तो उस म्यूजिक को भी ये जानता है, लेकिन वो म्यूजिक उसको समझ में नहीं आ रहा है, और उसको वो म्यूजिक एक्साइटेड करने की बजाय डाइंग फॉल नजर आ रहा है। बीनीथ द म्यूजिक फ्रॉम अ फार्दर रूम, क्योंकि दूसरे कमरे में, दूर के किसी कमरे से म्यूजिक की आवाज आ रही है, इसलिए डाइंग आवाज आ रही है उसकी। लेकिन 12th नाइट के अंदर वो जो डाइंग आवाज सुनता है म्यूजिक की, वहां पे उसके अंदर एक स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट होता है और वो अपने प्यार को प्राप्त करने की कोशिश करता है। यहां पर ये उसको कैजुअली ले रहा है, इस तरह से आपको समझना है ना। सो बीनीथ द म्यूजिक फ्रॉम अ फार्दर रूम, सो हाउ शुड आई प्रिज्यूम। अब आ गया बहुत फेमस वर्ड कि ये कह रहा है मैं बनूं कैसे। प्रिज्यूम का मतलब है मैं कैसे, ऐसे बोलूंगा क्या, गुड मॉर्निंग कैसी हो, है ना, ऐसे कहूंगा, नहीं ऐसे कहूंगा, हेलो हाउ आर यू, नहीं ऐसे नहीं कहूंगा, फिर हाउ डू यू डू। सोचो, ये तरह तरह से प्रिज्यूम करके देख रहा है, मैं ऐसे बैठूंगा, मैं ऐसे बैठ जाऊंगा, मैं ऐसे करके बैठूंगा, मैं थोड़ा अपना डोले दिखाऊंगा। सोचो ये प्रिज्यूम कैसे करेगा, है ना। एंड आई हैव नोन द आईज ऑलरेडी, लेकिन वो उनको फेस कैसे करेगा, क्योंकि वो सारी आंखें पहले से ही जानता है। आईज आ गया, फिर से मेटोनमी आ गया, है ना। आईज नहीं जान रहा है ना, लड़कियां जान रहा है, तो लड़कियां ना बोल करके आईज बोल रहे हैं। नोन देम ऑल, ऑल के बाद डैश लगाने का मतलब है कि वो लंबी लिस्ट है। द आईज दैट फिक्स यू इन अ फॉर्मुलेटेड फ्रेज। फॉर्मुलेटेड फ्रेज क्या होता है बच्चों, एक जैसे फ्रेजेस, हाउ आर यू, नाइस टू मीट यू, हैव अ सीट, हाउ मच शुगर विल यू टेक, शुड आई ऑर्डर फॉर अ केक। बस इसके अलावा कोई खास बातचीत नहीं है, अंतरंग बातचीत नहीं है, इंटीमेसी नहीं है किसी के साथ में। तो फॉर्मुलेटेड फ्रेजेस यानी फॉर्मूले वाले फ्रेजेस रट के आता है, वो लड़की भी रट के आती है, या उनके जीवन में जो वो फ्रेजेस है वो बोल देते हैं, ठीक है। और वो लड़कियों की जो आंखें वो उसको फिक्स कर देती है, वो उसको देखती है, घूरती है, लेकिन ये बोल नहीं पाता है। एंड व्हेन आई एम फॉर्मुलेटेड, अब वो फ्रेजेस ने इस लड़के को फॉर्मुलेटेड बना दिया है। यहां पर ये अपना माथा पीट रहा है कि यार मैं तो खुद ही एक फार्मूला बन के रह गया हूं। देखिए ना, आपने कभी जिंदगी में नोटिस किया होगा कि आप कभी बहुत ज्यादा किसी के साथ इंटीमेट नहीं होते हो, तो आपको ऐसा लगता है कि आप जो कुछ भी बोल रहे हो वो बस एक रटी रटाई चीज है, आपके साथ यहाँ पे कोई अंतरंगता नहीं है ना। आपको ऐसा लग रहा है कि कोई गहरी बात नहीं हो रही है मन की, ठीक है। स्प्रॉलिंग ऑन अ पिन, और उसको ऐसे लग रहा है कि मेरा खुद का जो वजूद है वो पूरा का पूरा एक पिन पर आकर के टिक गया है, एक नोक पर, सुई की नोक पर। व्हेन आई एम पिन्ड, अब देखिए इसने अपना एक बहुत सुंदर सीन दिखाया है, ऐसे लग रहा है जैसे कि मैं पिन में अटक के रह गया हूं। एंड रिगलिंग ऑन द वॉल, जैसे एक कीड़ा तड़प रहा है वॉल के ऊपर, ठीक है, ऐसा इसने दिखाने की कोशिश की है। देन हाउ शुड आई बिगिन, अभी तक उसकी एक समस्या ये चल रही है कि मैं स्टार्ट कैसे करूंगा, कैसे बोलूंगा उस लड़की से। टू स्पिट आउट ऑल द बट एंड्स ऑफ माई डेज एंड वेज। बट एंड्स का मतलब क्या होता है, जैसे सिगरेट का अंतिम सिरा होता है ना, जैसे सिगरेट पी ली और ये जो बच गया है, इसको बट एंड बोलते हैं। बट एंड का मतलब है कि उसने जिंदगी में जितने भी तरीके, वेज मतलब तरीके इस्तेमाल किए हैं, जो भी अब तक दिन बिताए हैं, उनके कुछ छोटी मोटी चीजें उसके पास रह गई हैं, और वो उसको कैसे बाहर निकालेगा। स्पिट आउट का मतलब होता है थूकना, यानी वो कैसे बाहर निकालेगा। एंड हाउ शुड आई प्रिज्यूम, कैसे बोलूंगा, कैसे बैठूंगा। अब बताइए, ये भी कोई एक क्राइसिस है, लेकिन ऐसा क्राइसिस का मतलब है कि उसके अंदर मेन बात करने का क्राइसिस तो है ही, साथ में उसको थोड़ा सा अलग अलग तरीके से वो ये भी सोच रहा है कि मैं किस तरीके से उस लड़की के सामने बोलूंगा। एंड आई हैव नोन द आर्म्स ऑलरेडी, फिर से मेटोनमी आ गई। उन लड़कियों को पहले से ही जानता है, उसको इतना अच्छी तरह से उन लड़कियों के बारे में नॉलेज है, सबको जानता है। नोन देम ऑल, आर्म्स दैट आर ब्रेसलेटेड एंड वाइट एंड बेयर, उनके ब्रेसलेट भी वो जानता है। मतलब देखिए कितनी मीटिंग्स कर रखी है कि अच्छा ये वही ब्रेसलेट पहन के आ गई। बट इन द लैम्प लाइट डाउन विद द लाइट ब्राउन हेयर, इज इट परफ्यूम फ्रॉम अ ड्रेस दैट मेक्स मी सो डाइग्रेस। डाइग्रेस का अच्छा, फिर ये क्या कर रहा है, एक बहाना ढूंढ रहा है
कि मैं क्यों नहीं कह पाया, ये लैंप लाइट ज्यादा है या तो, या कि वो जो उस लड़की के ब्राउन हेयर है, वो जो उसने नीचे करके ऐसे मेरे से बात कर रही है, मैं वहां फंस गया क्या, मैं क्यों नहीं कह पा रहा हूँ, उसकी परफ्यूम की ड्रेस शायद बहुत ज्यादा मुझे कंफ्यूज कर रही है, इसीलिए मैं डाइग्रेस हो गया, यानी कि कहते कहते रुक गया, अपने आप को जस्टिफिकेशन दे रहा है, जबकि प्रॉब्लम इसके अंदर है, स्पिरिचुअल इंडिसाइजिवनेस इसके अंदर है। आर्म्स दैट लाई अलोंग अ टेबल, और लड़कियां ऐसे टेबल पे हाथ रख के बैठी हैं, और रैप अबाउट द शॉल, या सर्दियां है तो वो शॉल में लपेट के बैठी हैं। एंड शुड आई देन प्रिज्यूम, कैसे बात करूं, कैसे स्टार्ट करूं, क्या करूं, वो सारी सीन हमको दिखा रहा है, ठीक है। फिर आप देखिए, एंड हाउ शुड आई बिगिन, मैं कैसे स्टार्ट करूंगा। शैल आई से आई हैव गॉन एट डस्क थ्रू द नैरो स्ट्रीट्स, क्या मैं यहां से बातचीत शुरू करूंगा कि अरे हम गए थे शाम के वक्त, डस्क का मतलब इवनिंग में, नैरो स्ट्रीट्स में से, एंड वॉच द स्मोक दैट राइजेस फ्रॉम द पाइप्स, क्या ये बात, मतलब मौसम की कोई बात करूंगा, इस तरह की कोई हल्की फुल्की बात करूंगा कि लोग पाइप्स पी रहे थे, यानी कि सिगरेट, मैंने उनको देखा, द लोनली मैन इन द शर्ट स्लीव्स लीनिंग आउट ऑफ विंडोज, या हमने वो लड़के ऐसे खड़े थे गर्मियों की शाम को बाहर अपने हाफ बाजू के शर्ट्स के अंदर, मतलब एरी गरी कोई भी बात करेंगे, लेकिन वो बात नहीं करेगा जिसके लिए लड़की से मिल रहा है ना। आई शुड हैव बीन अ पेयर ऑफ रेगेड क्लॉज, अब क्योंकि बात नहीं कर पा रहे हैं और बात करने के लिए बहाने ढूंढ रहा है, तो यहां पर इसने अपने आप को इमेजिन कर लिया है कि थोड़े से रगेड क्लॉज, रगेड का मतलब है सख्त किस्म के, थोड़े से हैवी और रूखे सूखे, क्लॉज का मतलब होता है पंजे टाइप के, स्कटलिंग मतलब चलना, लड़ना, अक्रॉस द फ्लोर्स ऑफ साइलेंट सी, ये क्या है, आप उसको समझते हैं। He thinks that he would have been better as a crab, इकट्ठा हो गया, क्रैब का मतलब होता है केकड़ा, यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है आपका कि उसने अपने आप को इमेजिन किया है केकड़े के तौर पर, ठीक है, कि लगता है कि मैं केकड़ा बन गया हूं, और ओशियन के बेड का मतलब है किनारे के ऊपर मैं इधर जा रहा हूं, कभी उधर जा रहा हूं, एफर्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मैं कहीं पहुंच नहीं पा रहा हूं, है ना। परहैप्स टू द मोशन ऑफ अ क्रैब सजेस्ट फ्यूटिलिटी, क्योंकि आपको पता है कि वो जो क्रैब होता है वो कहीं नहीं पहुंचता है, वो स्ट्रगल ही करता रह जाता है इधर उधर की, ठीक है। फिर इसने दिखाने की कोशिश की है कि मैं बस एफर्ट किए जा रहा हूं और बूढ़ा होता जा रहा हूं। अब यहां पर जो रेफरेंस आया वो हैमलेट से लिया है इन्होंने, एक्ट 2 सीन 2 205 नंबर की लाइन, फॉर यू योर सेल्फ सर, उसमें एक लाइन आती है, शुड आई बी ओल्ड एज आई एम इफ लाइक अ क्रैब यू कुड गो बैकवर्ड। अब यहां पर इसके अंदर जो रेफरेंसेस है ये आप इतना याद रखो कि ये हैमलेट से लिया गया है, और आफ्टरनून इन एंड द आफ्टरनून द इवनिंग स्लीप्स सो पीसफुली, है ना, और मैं बहुत आराम से सो गया, स्मूथ बाय द लॉन्ग फिंगर्स, अस्लीप टायर्ड और इट मेलिंजर्स, साथ में वो बीच बीच में अपने बारे में सोच रहा है कि मैं होटल से जाकर के थोड़ा आराम कर लूंगा, मतलब इसके पास काम भी नहीं है, स्मूथ बाय लॉन्ग फिंगर्स, है ना, और उन लड़कियों की जो लॉन्ग फिंगर्स है उनको याद कर रहा है, फिर बीच में उसको नींद आ रही है, कभी कभी वो थकान महसूस कर रहा है, और कभी कभी वो मेलिंजर्स, कभी कभी बहाने बना रहा है। मेलिंजर्स का मतलब होता है कि अपने आप को किसी ड्यूटी से बचाने के लिए हम कह देते हैं ना, यार मैं तो, मेरा तो सिर दर्द हो रहा था इसलिए मेरा तो एग्जाम खराब हो गया, तो मेलिंजर करने का मतलब है बहाना बनाना। स्ट्रेच्ड ऑन द फ्लोर हियर बिसाइड यू एंड मी, अब अपनी आत्मा को ऐसे महसूस कर रहा है जैसे केकड़े की तरह कहीं नहीं पहुंच पा रही है और वहां फ्लोर के ऊपर पसर गई है। शुड आई आफ्टर टी एंड केक्स एंड आइस, क्या मैं ये जो आइसक्रीम खाऊंगा, केक खाऊंगा, चाय पीऊंगा, उसके बाद कहूंगा कि इस लड़की से अपने मन की बात, ठीक है, और वो लगातार कोई ना कोई बातचीत करके केकड़े की तरह पूरी कोशिश कर रहा है कि वो कोई ना कोई बहाना बना करके अपनी बात कह दे, लेकिन उसको कहीं भी कोई बात सूझ नहीं रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।